तो इट इज रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट। पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936। बेसिकली पर्पस क्या है ना, व्हाई पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट इज देयर। तो kindly note that what are the objectives of the act. This act was established, this act was created in order to eliminate all malpractices। क्योंकि अर्लियर व्हाट वाज देयर कि जो वर्कर्स हैं उनको टाइम पर नहीं पे किया जाता था, एंड उनका मोड ऑफ पेमेंट नहीं उनको टाइमली मिलती थी। तो इन ऑर्डर टू इंश्योर कि वर्कर्स को जो उन्होंने काम करा है उनकी वेजेस टाइम पर मिलें और रेगुलर इंटरवल पर उनको उनकी वेजेस मिलती रहे, और कोई भी अनऑथराइज्ड ऐसे उनका पैसा काटा ना जाए, रिगार्डिंग दैट ये एक्ट बना रिगार्डिंग दैट। एंड इट इज द एक्ट दैट वाज पास्ड बिफोर इंडिपेंडेंस। एंड काइंडली नोट दैट ये जो एक्ट है इट इज एप्लीकेबल टू द होल ऑफ इंडिया। एंड कब ये फोर्स में आया, इट केम इनटू फोर्स ऑन 28 मार्च 1937, और इट इज एप्लीकेबल टू इंटायर इंडिया इंक्लूडिंग स्टेट ऑफ J&K, जम्मू एंड कश्मीर। और ये डील किससे करता है, टाइमली पेमेंट ऑफ वेजेस विदाउट अनरीजनेबल डिडक्शन। कोई पैसा काटा ना जाए, जो बंदे का हक बनता है उसे दिया जाए। और ये उन कमर्शियल और इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट में लगता है जो इनसे डील करते हैं, कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल। अगर किसी बंदे के इन केस मान लो कोई बंदा किसी के घर काम कर रहा है ना, कोई किसी के घर मेड वगैरह काम कर रही है, उस पर दिस एक्ट विल नॉट बी एप्लीकेबल, क्योंकि ये एक्ट कमर्शियल और इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट पर लगता है। सिमिलरली इन द सेम वे जो घर में डोमेस्टिक वर्कर्स हैं, कोई माली है ना, कोई कुक है, उन पर भी ये एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल। और सेकेंडली नोट करो कि जिन लोगों की जो वेजेस है दैट इज अप टू 18,000 रुपीज, 18,000, इट इज एप्लीकेबल टू दोज पर्सन ओनली जिनकी पे उनसे ज्यादा है, इट इज नॉट एप्लीकेबल ऑन दैम। और रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, कौन इसके लिए जिम्मेवार है इस पेमेंट ऑफ वेजेस के लिए। अगर फैक्ट्री है तो पर्सन ऑक्यूपाइड बाय ऑक्यूपायर एज मैनेजर, जिसे ऑक्यूपायर ने एज मैनेजर रखा है वो पर्सन विल बी रिस्पॉन्सिबल। इन केस ऑफ सम अदर एस्टेब्लिशमेंट, कोई भी एम्प्लॉयर के द्वारा एथोराइज्ड पर्सन, या अगर इन केस ही हैज नॉट एथोराइज्ड एनीवन, इन दैट केस एम्प्लॉयर हिमसेल्फ। और कंपनीज के केस में चीफ अकाउंट्स ऑफिसर और HR ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, जो भी जिसे भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने एथोराइज करा है। रेलवे में पर्सन नॉमिनेटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। अब वेज पीरियड क्या है आपको पता है, इट मींस द पीरियड फॉर विच वेजेस आर कैलकुलेटेड एंड पेड। और ये क्या हो सकता है, इट कैन बी डेली, वीकली, फोर्टनाइटली, मंथली, बट इट कांट बी मोर देन 1 मंथ। और वेज पीरियड को डिसाइड कौन करेगा, इट विल बी डिसाइडेड बाय एम्प्लॉयर। और आपकी वो लेनी नहीं पड़ेगी कंसेंट, किसी भी बंदे की कंसेंट नहीं लेनी पड़ेगी, वो अपने आप कर सकता है। और वेज पीरियड कैन स्टार्ट ऑन एनी डे, आपका 10 से 10 हो सकता है, 11 से 11, और एनी डे, बट ये याद रखो इट शुड नॉट बी मोर देन 1 मंथ। टाइम लिमिट क्या है, अगर 1000 से कम बंदे हैं 7 डेज। आप प्लीज ध्यान रखो क्योंकि ना इसमें से MCQ बड़े बनते हैं। अगर मोर देन 1000 है तो विद इन 10 डेज। माइनिंग शिपिंग है तो आपकी 7 दिन में करी जाएगी। टर्मिनेशन है, बंदे को निकाला गया तो विद इन 2 डेज ऑफ टर्मिनेशन। इस्टेब्लिशमेंट बंद होगी तो विद इन 2 डेज ऑफ क्लोजर। और वेजेस हम उसके शिफ्ट के दौरान ही देंगे, ऐसा नहीं कि आपको बाद में दी जाए, है ना, आपको उसी टाइम ही दी जाएगी। और ही कैन नॉट बी पुट टू वेट, आपको ज्यादा वेट नहीं करवाए जाएंगी, साथ ही साथ ही ये दी जाएगी आपको वेजेस। फाइन्स, फाइन क्या होता है, फाइन अलग चीज है, देखो डिडक्शन अलग चीज है। जैसे आपने, ऐसा हमारा कोई पर्पस नहीं है कि आपको कोई लेसन टीच करना है। फाइन, बट फाइन अनरीजनेबल ना हो, अनरीजनेबल, इट कैन नॉट बी मोर देन 3% ऑफ वेजेस, इट कैन नॉट बी रिकवर्ड इन इंस्टॉलमेंट। पर कैश दिया जा सकता है, अगर आपने कैश जमा करवा दिया तो आपकी वेजेस विल नॉट बी डिडक्टेड। और फाइन आपसे 90 दिन के बीच बीच में लिया जाएगा, और इट विल बी काउंटेड फ्रॉम द डेट व्हेन फाइन इज इम्पोज्ड। और 15 साल से कम का अगर कोई है, कोई लड़का कोई लड़की, उस पर फाइन विल नॉट बी इम्पोज्ड। ए लिस्ट ऑफ फाइन एंड एप्लीकेबल अमाउंट शुड बी डिस्प्लेड। और ये वर्कर के फायदे के लिए पैसा लगाया जाता है जो फाइन के थ्रू कमाया, इट इज नॉट ए गेन। डिडक्शन क्या है, अगर उसने कोई लॉस करा, कोई नुकसान करा, है ना, उसके बदले में हम उसे करेंगे। अगर उसने मान लीजिए कोई डिडक्शन वगैरह हुई तो हम क्या करेंगे, इसे इंस्टॉलमेंट पे भी ले सकते हैं। बट ये नोट करो, मैक्सिमम जो डिडक्शन कर सकते हैं हम तनख्वाह में से, है ना, वेजेस में से एक मंथ में, दैट इज मैक्सिमम है 50%।
बस ये नोट करो, और जो बाकी बचा वो नेक्स्ट मंथ में लेंगे। 50% से ज्यादा पे, ऐसा नहीं कि एक महीने आपने वो सारी पे ही काट ली कि आपकी डिडक्शन कर ली, इट इज नॉट पॉसिबल। कोऑपरेटिव सोसाइटी में ये 75% तक हो सकती है, बाकी आने वाले मंथ में, और ये कैश में भी हो सकती है। स्पेसिफाइड क्या क्या है, मान लो बंदा ड्यूटी पर नहीं आया, एब्सेंस फ्रॉम ड्यूटी इज देयर, डैमेज इज देयर, incurred loss incurred is there, service provided by employer, recovery of loan, salary दे दी, union fee, any other expense incurred by employer, and maintenance of record and register। रिकॉर्ड आपको बनाने पड़ेंगे, और ये कम से कम 3 साल आपको रखने पड़ेंगे, और इनके नीचे साइन करे होंगे। क्लेम फॉर वेजेस, वर्कर 12 महीने तक, 12 महीने के अंदर अंदर अपनी वेज मांग सकता है। अगर लेबर कमिश्नर माने तो इट कैन बी एक्सटेंडेड बाय फर्दर 12 मंथ्स। ₹20 और मोर होंगे तो इंडिविजुअल क्लेम कर सकता है, बट ग्रुप के लिए एटलीस्ट जो अमाउंट है मिनिमम दैट शुड बी 50, उससे कम नहीं। एंड एम्प्लॉयर भी कर सकता है, बट इसके लिए मिनिमम अमाउंट 1000 रुपया हो। और अगर एम्प्लॉय अपना केस करता है, इन दैट केस एम्प्लॉयर को 75% ऑफ वेजेस जमा करवानी पड़ेगी। अगर एम्प्लॉयर जीत जाएगा उसे वापस हो जाएगी, अगर हारेगा तो ये 70% 5% वर्कर को दे दिया जाएगा, बाकी उसको जल्दी देना पड़ेगा। और अगर एम्प्लॉयर विंस इन एडिशन टू वेजेस इट में बी अप टू 10 टाइम्स ऑफ एरियर। अच्छा, अगर बंदे की डेथ हो जाती है तो नॉमिनी को मिलेगा, अगर नॉमिनी नहीं है तो लीगल हेयर को मिलेगा। समरी ऑन वॉल पे लगाना चाहिए कि कौन रिस्पॉन्सिबल पर्सन है। कॉन्ट्रैक्टिंग आउट इज प्रोहिबिटेड, उसका मीनिंग है कि वन पर्सन इज रेडी टू लूज हिज राइट, कि मैं अपना राइट छोड़ रहा हूँ अंडर द पेमेंट ऑफ ये वेजेस एक्ट 1936। और अगर पेमेंट नहीं दी जाती तो इट कैन बी रिकवर्ड एज रिकवरी ऑफ लैंड रेवेन्यू। तो ये था, ये इट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड एज फार एज इट इज कंसर्न्ड। होप you have understood this act। Understood?